नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में निकाय चुनाव का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। इसकी तस्दीक इस बात से कर सकते हैं कि अब ड्रॉ निकाला गया, जिसमें जो 8 निकाय हैं उनमें से 4 को रिजर्व कर दिया गया है। रोहतक, यमुनानगर, गुड़गांव इनमें और फरीदाबाद, आपको बता दें यहाँ पर अलग अलग जो रिजर्व कैटेगरी है उसके तहत सीटें रिजर्व हो गई हैं, यानी तैयारी पूरी हो गई है। बाकी 4 को ओपन रखा गया है। 8 निकाय चुनाव में इस तरीके से अब यह काउंटडाउन शुरू हो गया है। और ये मान लेते हैं कि क्योंकि साल जो है विदा हो रहा है और नए साल में हरियाणा में एक बार फिर से चुनावी माहौल देखने को मिलेगा। छोटे में हलचल कांग्रेस में भी है, क्योंकि एक सूची आई थी, वो सूची उस पर रोक लग गई। उसके बाद पहला रिएक्शन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान का आया, जिसमें थोड़े से वो खफा खफा से नजर आए। उन्होंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, इसे सिर्फ होल्ड हुई है, इस पर कोई रोक नहीं है, एक बार फिर से अपडेट इसको कर लिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि आला कमान से पूछिए। अब इस पर बीजेपी के नेता, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, वो नेता भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। निकाय चुनाव का काउंटडाउन और दूसरी ओर कांग्रेस में असमंजस, इस पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव के बाद अब निकाय इलेक्शन का काउंटडाउन शुरू हो गया। यूएलबी डिपार्टमेंट ने कई शहरों की सीटों पर मेयर चुनाव के लिए ड्रॉ तक निकाल दिए। रोहतक, यमुनानगर सीट एससी वर्ग के लिए, तो वहीं गुरुग्राम बीसीए के लिए रिजर्व कर दी गई। एक तरफ जहां ड्रॉ निकाले जा रहे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में जिला प्रभारी की लिस्ट पर सियासी घमासान मचा है। उदय भान की लिस्ट पर दीपक बाबरिया ने रोक लगा दी और नई लिस्ट के लिए इंतजार बढ़ा दिया। लेकिन एक दिन बाद भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान की सफाई भी सामने आई। नहीं, आप कह रहे थे कि भाई लिस्ट कैंसिल नहीं है, होल्ड की है। और आप कह रहे हैं 22 जिलों की लिस्ट जारी की। 22 जिलों की लिस्ट जारी नहीं है। उनमें कुछ जो विधायक पार्टी छोड़ गए थे, पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, या एमपी बन गए थे, या पार्टी विरोधी गतिविधियों में थे, वो उनकी जगह 5-6 जगह नाम चेंज करें, बाकी एज इट इज थे। जैसे शारदा राठौर इंडिपेंडेंट लड़ी 6 साल के लिए, तो उनकी जगह चेंज हुई। ललित नागर यहाँ थे, उनकी जगह चेंज हुई। और इसी तरह से वहाँ रोहतक में जो जयतीरथ दहिया थे, वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में थे। जयप्रकाश एमपी बन गए थे। तो इस वजह से वो कुछ चेंजेस किए थे। और ये पहले भी जो 22 जिलों के जो हमने काम चलाने के लिए, जब तक जिला अध्यक्ष ना चुने जाए तब तक वो आर्जी तौर से वो अरेंजमेंट किया था, जिससे कि हम पार्टी के प्रोग्राम पॉलिसीज को धरातल तक ले जाएं। उन्हीं के जरिए सारे जो भी पार्टी के प्रोग्राम आ रहे थे, उनके जरिए ही हम नीचे तक ले जा रहे थे। तो इसलिए वो तो हमारी धुरी थे काम की। तो उसमें कोई डिस्कस करना चाह रहे हैं वो कर लेंगे, उसके जो वो डिस्कशन के बाद में वो फैसला हो जाएगा, सुलझ जाएगा। ये कोई वो नहीं की है, कैंसिल नहीं करी है, वो इसी वजह से डिस्कशन करने के लिए करी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि जो उन्हें 22 जिलों के प्रभारियों की जारी की थी, उस पर रोक लगा दी गई है। तो मैं बता दिया ना भाई, वो तो कुछ डिस्कशन करने के लिए कहा है, कोई कैंसिल थोड़ा की हो। सर, कांग्रेस ने पुराने ही है, कोई जो नए आए थे उनके बारे में डिस्कशन। जिला प्रभारी की लिस्ट पर कांग्रेस में अंतर्कलह और बढ़ गई। अब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि हुड्डा की उम्र बहुत ज्यादा हो गई, उन्हें आराम की जरूरत है। वहीं चुटकी लेते हुए कहा कि हुड्डा के कहने पर ही उदय भान ने लिस्ट जारी की। सच्चाई ये है कि उदय भान जी ने हुड्डा जी के कहने पे सारी लिस्ट जारी करी होगी। अब जो बावरिया जी हैं, उनको समझ आ गई कि भैया ठीकरा जो है, जो भी है वो मेरे सिर पे फोड़ेंगे। अच्छा होता ये नेता प्रतिपक्ष जो है किसी नए आदमी को बनने देते, नई ऊर्जा आती। नए लोग आते हैं तो ऊर्जा नहीं आएगी। और अपने जो है, अब ठीक है, उम्र हो गई है, सारा कुछ है, अपने आराम करें और संरक्षण दे दूसरों को। लेकिन वो तो है नहीं, पकड़ के बैठे हुए हैं। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो कोठी मिलेगी, गाड़ियां मिलेंगी। नगर निगमों में आरक्षण के फैसले के बाद प्रदेश में छोटी टोली के चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। ऐसे में तमाम दलों ने भी अपना चुनावी गुणाभाग शुरू कर दिया। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद जनता का मूड क्या कहता है।
न्यूज डेस्क, जनता टीवी। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र नेहरा है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। दिनेश अग्रवाल कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। आप सभी का स्वागत है। विजेंद्र नेहरा जी, शुरुआत आपसे करता हूं। इसे आप काउंटडाउन मान लें, आज जिस तरह से औपचारिक शुरुआत हो गई है, ड्रॉ निकाला गया है, 4 निकाय रिजर्व हो गए हैं और 4 ओपन है, तो बस एक और चुनाव हरियाणा में बैक टू बैक तीसरा चुनाव, थक गए हैं या उत्साह से लबरेज हैं? देखिए, और पार्टी चुनाव के लिए चुनाव हो, निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, और जिस तरह से पीछे जनता ने आशीर्वाद देकर के पूरे बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश के अंदर बनाई है। तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से सरकार बनी है हरियाणा प्रदेश के अंदर, और ये पहला मौका है जब ऐसा हरियाणा के इतिहास में हुआ। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक बड़ा उत्साह है, और निकाय चुनाव के लिए शासन भी, प्रशासन भी, सरकार भी और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संगठन है वो भी पूरी तरह से तैयार है। और बड़े मार्जिन के साथ में सब जगह निकाय चुनाव में हमें जीत मिले, इसकी तैयारी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही, वरुण जी, एक सदस्यता अभियान हरियाणा प्रदेश के अंदर चलाया हुआ है। 50 लाख सदस्य में से 40 लाख से ज्यादा सदस्य हमारे बन चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश और जिला स्तर और मंडल के नीचे जो बूथ स्तर है, वहां तक के संगठन की रचना हमारी चली हुई है। क्योंकि संगठन जितना मजबूत होगा उतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। कल से हमारे बूथों के अध्यक्ष के चुनाव शुरू हो जाएंगे, उसके बाद मंडलों के अध्यक्षों के चुनाव होंगे, उसके बाद जिला अध्यक्षों के चुनाव होंगे, और उसके बाद प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव पार्टी ने कराना है। किसको क्या दायित्व मिलना है, ये चुनावी प्रक्रिया से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर हमारी पार्टी और हमारा संगठन तय करता है। जहां कांग्रेस पार्टी के अंदर, वरुण जी, पिछले 15 साल से लगभग संगठन भी नहीं है, सूची खेल रहे हैं, और अभी तो एक सूची जारी होती है, उस पर रोक लग जाती है। वही भारतीय जनता पार्टी ने चट्टान की तरह एक मजबूत संगठन बना लिया है, और प्रदेश में 10 नगर निगमों समेत जो 34 शहरी निकायों के चुनाव है, उसके अंदर आपको दिखाई देगा कि किस तरह से विधानसभा चुनाव के अंदर जो भाजपा ने जीत दर्ज की है उसका असर साफ तौर पर दिखाई देगा। और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से चुनाव हारी है, हारने के बाद जो इनके पार्टी में हाहाकार है, लगातार ईवीएम को और मीडिया को दोषी ठहराते हैं, और इनकी समीक्षा की कमेटी बनती है, उसमें निकल के कुछ नहीं आता। जो गलतियों को छुपाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। आज भी देखिए किस तरह से जो सूची के ऊपर रोक लगाई है इनके प्रदेश प्रभारी ने, प्रदेश अध्यक्ष तक को अगर ये नहीं पता कि कौन सी सूची जारी करने से पहले ऊपर की परमिशन लेनी है, कौन सी परमिशन नहीं लेनी है, आप देखिए कितना बड़ा घमासान है। कोई कह रहा है कि उसमें तो पुराने नामों में तब्दीली करी है, कोई कह रहा है हमने नई नियुक्तियां की हैं। आज और हम इतने टाइम से हम लोग डिबेट कर रहे हैं, वरुण जी, हर पार्टी, इनकी पार्टी का कोई भी जब प्रदेश अध्यक्ष बनता है वो कहता है 1 महीने के अंदर संगठन बना दूंगा। अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, उनसे आप पूछेंगे, वो कहेंगे कि 1 महीने में हम संगठन बना देंगे, लेकिन 15 साल से इनका संगठन नहीं है। इसीलिए राज्यसभा चुनाव के अंदर ये उम्मीदवार तक नहीं उतारने की हिम्मत जुटा पाए, और यही कारण है कि आज इतना समय होने के बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई है, क्योंकि यहाँ ग्रुपों में और धड़ों में कांग्रेस पार्टी बची हुई है। इनकी पर रोक इसलिए लगी है क्योंकि कुमारी सैलजा जी का अपना ग्रुप है, सुरजेवाला जी का अपना ग्रुप है, हुड्डा साहब का अपना ग्रुप है, और हुड्डा साहब ने अपनी मर्जी से ये सूची जारी कराई थी, इसलिए इस पर रोक लगाई है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की इन चुनावों के अंदर बुरी तरह से हार होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पहले से ही संगठन नहीं है, और जो ले दे के सूचियां ये जारी करती है उस पर इनका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो रोक लगा देता है। इनकी पार्टी के अंदर भयंकर फूट है, आपस में ही लूट मची हुई है, आपस के अंदर एक दूसरे का सर फोड़ने में लगे हुए, प्रदेश प्रभारी के खिलाफ वोटिंग कर देते हैं लोग। ठीक है। दिनेश अग्रवाल जी, चुनाव का काउंटडाउन मैं इसलिए हाथ से मान रहा हूं कि एक ड्रॉ निकल गया और तय हो गया कि कौन सी सामान्य सीटें हैं, कौन सी आरक्षित सीटें हैं, लेकिन आपके यहाँ सूची पर चर्चा, उस सूची पर अस्थायी रोक, जैसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान कह रहे हैं, और उस पर किरण चौधरी का तंज कसना, और अभी बीजेपी प्रवक्ता भी कह रहे थे, आपके यहाँ अभी चीजें जो है वो ट्रैक पर नहीं है। वरुण भाई, आपको नमस्कार जी। नमस्कार, और चैनल पर बैठे बाकी अन्य सभी साथियों को मेरा नमस्कार। देखिए, जहां तक निगम चुनाव को लेकर बात है, निगम चुनाव के लिए कांग्रेस पूरे तौर पर तैयार है। हम बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और दूसरी बात आई लिस्ट की, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है, निश्चित तौर पर प्रभारी जो हैं 5-4 जिलों के केवल इसलिए बदले गए थे कि चुनाव के बाद कुछ परिस्थितियां बदली थी।
ठीक है, बावरिया जी को लगा कि भाई मेरे को इस सूची में कोई संशोधन करना है, तो उन्होंने उसको होल्ड कर दिया, उन्होंने उसको कैंसिल नहीं किया। ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, 2-4 दिन के अंदर कोई डिस्कशन इस पर होनी होगी तो वो हो जाएगी। बात आ गई किरण चौधरी जी की, तो 5 बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए और पांचों जब तक कांग्रेस में थे तब तक हरियाणा में मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। अगर मैं नाम गिनवाने लगूं तो उनमें कुलदीप बिश्नोई थे, राव इंदरजीत सिंह जी थे, अशोक तंवर जी थे, किरण चौधरी जी थी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी थे। उनमें से हालांकि 2 नेता वापिस कांग्रेस में आ चुके, लेकिन पांचों जब गए थे तब उनकी मंशा कांग्रेस में रहते हुए सीएम बनने की थी। भाजपा में जाके भी उन्होंने देख लिया कि सीएम वो वहां भी नहीं बन पाए। अब किरण चौधरी जी जो बात कर रही हैं, मैं समझता हूं ये बड़बोलापन है उनका। जैसे स्मृति ईरानी जी बोलती थी, कंगना रनौत जी बोलती थी, उस तरीके से उनका बड़बोलापन है। अगर उनको उम्र की बात पे ज्यादा उनका ध्यान है कि हुड्डा जी की उम्र हो गई है, आराम करें, तो नसीहत देनी चाहिए उनको विद इन पार्टी, अपनी पार्टी में प्रधानमंत्री को नसीहत दे जो कि 75वें साल में चल रहे और अभी भी उनकी पार्टी के अनेक नेता कहते हैं कि अभी तो अगले 25-30 साल तक ऐसे ही राज करेंगे। उम्र की नसीहत दें तो अपने प्रधानमंत्री को दें, अपनी पार्टी में दें। और रही बात इस बात की, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को लेकर टीवी चैनलों पर नैरेटिव तैयार कर रहे हैं या खुशफहमी पाले हुए हैं कि हमने लगातार हरियाणा में 3 बार सरकार बनाई। ये देश की जनता को पता है, हरियाणा की जनता को पता है। मैं उस बात को उठाऊंगा तो आप भी इस बात को लेंगे कि आज ये मुद्दा नहीं है। कांग्रेस बार बार उन्हीं मुद्दों को उठाती है। मैं इसलिए उस मुद्दे को उठाना चाहता, पर एक बात जरूर कहना उठा लीजिए, अपने दिल में मत रखिए कि आप अग्रवाल साहब बैठे तो उठा आज लीजिए। हरियाणा जी दिल में मत रखिए, उठा लीजिए। मैं ये कहना चाहता है जी, मैं कह रहा हूं दिल में मत रखिए, उठा लीजिए, जो दिल में है कह दीजिए। आप ये देखिए ना वरुण भाई कि 5 तारीख की शाम को 7 बजे आप ये कह रहे हैं कि 61.19% वोट पड़ा। आप दिल पे हाथ रख के बताइए। मैं आपको एक प्रोसीडिंग बताता हूं जहां पर वोट पोल होता, आपको भी पता होगा कि वहां 4-5 अधिकारी बैठे होते हैं। जब कोई वोटर वोट डालने जाता है अपनी वोटर स्लिप लेकर, तो वोटर स्लिप जब लेके जाता है तो पहला अधिकारी बूथ की जो लिस्ट होती है, लिस्ट में उसकी वोट नंबर को मैच करता है कि इसकी वोट नंबर क्या है, इसका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, इसकी एज क्या है, और उसको वहां टिक करता है। दूसरा अधिकारी आपकी उंगली के ऊपर निशान लगाता है, और तीसरा अधिकारी एक रजिस्टर लिए बैठा होता है, जिस रजिस्टर के अंदर बकायदा लिखा जाता है कि वोट नंबर कौन सी आई, नहीं वो पूरा प्रोसीजर मालूम है मुझे। क्या था। नहीं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको कि वहां ये लिखा जाता है वोट नंबर 372 आई, बट वोटर नंबर वो 59 था, यानी 59 लोग वोट डाल चुके हैं। तो हर सेकंड का डाटा बूथ के ऊपर होता है बकायदा, हर सेकंड का। वरुण भाई, क्या हरियाणा प्रदेश के 20,500 बूथों में से एक बूथ कोई भी प्रवक्ता साथी किसी भी पार्टी का आके ये बताने का कष्ट करेगा कि बूथ से लेके स्ट्रांग रूम तक जाने में मशीन को 2 दिन लगते हैं क्या? किसी भी बूथ से स्ट्रांग हरियाणा में बात कर रहा हूं मैं। दिनेश भाई, ये लंबा हो गया मामला, मुझे नहीं पता था आप इतनी डिटेल में जाएंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने गड़बड़ करके चुनाव जीता है। आपने कहा कि मन में मत रखिए, तो फिर सुन लीजिए। तो मैं ईवीएम पे बहुत डिबेट कर चुका हूं, इसलिए कह रहा हूं। अरे वरुण साहब मुझे ये बताइए, 7 बजे डाटा देते 61.19, रात को 11:15 बजे डाटा देते 65.65, और 2 दिन के बाद आप 7 तारीख की रात को डाटा देते 67.90 का। मैं कहता हूं आप पहले दिन के 7 बजे और रात के 12 बजे के डाटा मैं चर्चा क्योंकि अब वापस वहीं चली गई है सर, मुझे सिर्फ इसमें एक चीज ऐड करनी है
दिनेश जी, दो बात सुन लीजिए। अरे अच्छा जल्दी से क्विक। अगर आप दो बात सुन लीजिए, अगर चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में जो कुछ किया इन्होंने अपने तो बैलेट पेपर से था, इसलिए धांधली थी। अनिल मसीह से जो गड़बड़ कराई, बैलेट पेपर था ना वहां। अगर वरुण जी बात कंप्लीट होने दो प्लीज, मैं 10 सेकंड मांग रहा हूं आपसे। हाँ, लीजिए 10 सेकंड लीजिए। मैं कह रहा हूं अगर चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की तरह अगर आपने वही सब कुछ करना है, अगर आपने हरियाणा विधानसभा चुनाव में 2 दिन बाद 4,60,000 वोट बढ़ा दिया आपने, अगर वही सब कुछ करना है तो फिर चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी पहले भी तो 2-2.5 साल से। चलिए सर, आपके 10 सेकंड पूरे हुए दिनेश जी, अब समय बहुत हो गया, आपने सारी बात कर ली। सर रुकिए ना, बात कर ली ना आपने एक टॉपिक छेड़ा था। हाँ, ठीक है दिनेश जी, अग्रवाल साहब प्लीज। अब दिनेश जी हो गई बात आपकी, आपने जो पॉइंट रखना था वो रख लिया, विस्तार से रख लिया। मैं ये कहता हूं कि जब आप ये वाली बात रख रहे हैं तो अपने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को पहले कन्विंस करिए। सुप्रिया सूले कहती हैं कि उसी ईवीएम से मैं 4 बार चुनाव जीती हूं, जब तक पुख्ता सबूत ना हो ऐसी बात ना करें, ये आज का बयान है। उमर अब्दुल्ला ये कहते, रुक जाइए। उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि ये नहीं चलेगा कि 3 महीने पहले 100 सीट आने पर, अरे मुझे बोलने तो दीजिए भाई साहब, मैं भी आप, अरे मुझे तो बोलने दीजिए, रुकिए 1 मिनट। उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि ये नहीं चलेगा कि 3 महीने पहले 100 सीट आने पर हम जश्न मना रहे थे कि हमने बीजेपी को रोक दिया, और 3 महीने बाद हम ये कहें कि जी ईवीएम खराब है। अगर ईवीएम खराब है तो पूरे साल खराब है, उन्होंने ये शब्द कहे। ईवीएम जिस चुनाव में हार गए सिर्फ उसमें खराब नहीं, आपको कन्विंस करना है। ममता बनर्जी के भतीजे ये कहते हैं कि जिसको ईवीएम से दिक्कत है वो जाए कोर्ट में। सर ये आपके 3 प्रमुख सहयोगी कह रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, आप मेरी भी सुन लीजिए, आपने कह दी बात। आप अगर किसी के बयान में से आधा पक्ष उठाते हैं तो ये आपकी अपनी सुविधा है, या भाजपा आधा पक्ष उठा के बात करती है। अगर ये बयान आधे हैं तो आपकी जम्मू कश्मीर कांग्रेस यूनिट को निंदा करने की जरूरत नहीं थी उमर अब्दुल्ला की। आपके प्रश्नों की पुछार खत्म नहीं हो रही, आप जवाब तो सुनिए। उमर अब्दुल्ला ये भी तो बोल रहे हैं साथ में, वो ये भी तो कह रहे हैं कि आपने कहा था जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। टॉपिक बदल दिया आपने, टॉपिक बदल दिया। नहीं, टॉपिक क्यों नहीं है? ईवीएम पे जो उन्होंने कहा वो बोलिए। ईवीएम पे क्या कहा उन्होंने? सुविधा के साथ बयान को मत उठाइए। अरे ईवीएम पे उनका बयान बताइए क्या है। हाँ ईवीएम पे बताइएगा। हाँ ईवीएम पे बताइए। इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो अभी, भाई साहब मेरे चाहने पे मत जाइए, ईवीएम पे उमर अब्दुल्ला का बयान बताइए क्या है, एग्जैक्ट बताइएगा। वरुण भाई आप अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा आप ही बोलेंगे, अन्याय भी आपके साथ होगा। अच्छा नहीं लगता अग्रवाल साहब? मैं पूछ रहा हूँ, अरे आपने पूछा ईवीएम पे उमर अब्दुल्ला का बयान बताइए क्या है। मैंने आपका सुन लिया, आप मेरा सुनिए। मैं ये कह रहा हूं उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि आपने ये कहा था कि हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, आप नहीं दे रहे, उस बयान को आप नहीं उठाते। उसका ईवीएम से क्या लेना देना है भाई साहब, कमाल कर रहे हैं आप। अरे वरुण जी आप अकेले बोल रहे, मैं चुप हो जाऊं। अरे आप कमाल कर रहे हैं, मैं ईवीएम पे उमर अब्दुल्ला का बयान आपसे पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं स्टेटहुड की बात करिए। आप सुनिए मेरी बात को। बताइए। मैं 2 बात सुन ली। ईवीएम पे मैंने कौन सी बात उमर अब्दुल्ला की आधी अधूरी पेश की है, ये बताइए। मैं आपसे 2 बात कहना चाह रहा हूं, ईवीएम पे सुनिए। आज उड़ीसा का बीजू जनता दल, उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम पे क्या कहा ये बताइए। दिनेश अग्रवाल आपने कहा कि मैंने आधी बात बताई, उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम पे क्या कहा ये बताइए। अरे भाई साहब एक चीज बताइए, आप ये चाहते हैं कि देश में से डेमोक्रेसी खत्म हो जाए? भाई साहब उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम पे क्या कहा, मेरा ये सवाल है आपसे। बात तो सुनिए। आप ये बताइए, जब कोर्ट के अंदर मामला जब हम इलेक्शन कमीशन में जाते हैं तो वो सुनता नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं पंचकुला, आप मुझे बता रहे हैं पलवल। मैंने आपसे एक लाइन में सवाल पूछा, ईवीएम पर उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। आप मेरी बात कंप्लीट होने दें प्लीज। विषय में सर, जब हम कोर्ट में, अरे भाई साहब सुन तो लीजिए। कोर्ट में जब महमूद प्राचा गए तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप इनको सारे डॉक्यूमेंट्स दीजिए। भाई साहब और सरकार ने
उसी कोर्ट ने दिखाना ही नहीं है। नहीं मुझे Transparency पता था। रखनी नहीं है मैं आपको। निकाय की बात करूंगा आप ईवीएम पे जाएंगे, मैं ईवीएम की बात करूंगा आप स्टेटहुड पे चले जाएंगे। मैं बता रहा हूं ना, आप पॉइंट पे नहीं रहेंगे, उल्टा आप झूठ बोलेंगे, उल्टा आप झूठ बोलेंगे कि हम उमर अब्दुल्ला के बयान पे आधी बात रख रहे हैं। चलिए सर, मैं सारा समय आपको नहीं दे सकता, ओंकार जी के पास जा रहा हूं। ओंकार जी, निकाय चुनाव के ऊपर आज जो कुछ तय हुआ है, दूसरा, रुक जाइए सर, बस सारी सिर्फ आपसे अकेले 1 to 1 डिबेट नहीं है ना, निकाय चुनाव पे डिबेट है, रुक जाइए। मुझे ये बताएं ओंकार जी, चुनावी तैयारी, क्योंकि छोटी सरकार का चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है, 8 निकाय दिख रहे हैं, 4 पे रिजर्वेशन आ गया है, कांग्रेस के इंटरनल मामले पर तुकबंदी हो रही है क्योंकि कांग्रेस ऐसा मौका दे रही है। वरुण जी, लोकतंत्र को आखिरी छोर तक पहुंचाने का एक ही तरीका है, नगर निकाय विभाग के चुनाव जी। अंतिम पायदान पर व्यक्ति जो खड़ा है उसको लोकतंत्र का पता लगे, लोकतंत्र के फायदे पहुंचे, इसके लिए नगर निकाय विभाग के चुनाव है। क्योंकि वार्ड का प्रतिनिधि ही वार्ड की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकता है और आगे अधिकारियों को समझा के उनको सुलझा सकता है। वार्ड में क्या समस्या है, नाली कहाँ खराब है, सड़क कहाँ खराब है, कहाँ सफाई व्यवस्था गलत है, कहाँ आवारा पशु है, कहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं, ये सब वार्ड का प्रतिनिधि बताता है। अच्छी पहल है, बीजेपी ने लेट की, बहुत लेट की, बहुत ज्यादा नुकसान किया वोटर्स का, अब शुरू की, एक अच्छी पहल है। और आज मैं एक बात तो कहना चाहूंगा, हमारी तैयारी का आपने पूछा, 2019 के पश्चात 2019 में हम डिवाइड हो गए थे, ये मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन हमने अपना संगठन पर पूरा ध्यान रखा। आज हमारा संगठन ठीक है, माना विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में हमें वो बात नहीं हासिल हुई, विधानसभा में मात्र हमारे 2 आए, लेकिन फिर भी हमारा संगठन आज ठीक है। बीजेपी के जो 48 विधानसभा में आए, जिनके बेस पर बीजेपी ये कह रही है कि हम स्थानीय निकाय में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, उसके पीछे बहुत ज्यादा हाथ कांग्रेस का है। मेरे भाई, कांग्रेस वाले कब तक ईवीएम को रोएंगे? मैं ईवीएम की कोई तारीफ नहीं कर रहा, मैं ईवीएम को क्लीन चिट नहीं दे रहा, ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन हम कब तक उसको रोएंगे? क्यों उसके लिए हम इकट्ठे नहीं होंगे? अगर ईवीएम में इतनी खराबी है तो क्यों विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दाखिल होती है? अपने सहयोगियों के साथ बहिष्कार करें, बहुत से छोटे दल इनके साथ लग जाएंगे, क्योंकि सबको शंका है, शक है, संदेह है। लेकिन कांग्रेस क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में, इसको पहल तो करनी पड़ेगी। एक सिर्फ ईवीएम का सहारा लेके अपनी संगठन की कमियों को छुपाना, अपनी फूट को छुपाना, अपने 2-2 कैंडिडेट खड़े कर दिए एक स्टेशन पे, उनको छुपाना, ये बहुत माड़ी बात है। सिर्फ ईवीएम का दोष नहीं है, हो सकता है ईवीएम का दोष हो, लेकिन सिर्फ वो दोष ही नहीं है। आज का स्थानीय निकाय चुनाव का मुद्दा है। स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी अगर चाहती है कि ये दोबारा से वही पोजीशन में आए, तो कम से कम इनको कांग्रेस के नेताओं की एक धन्यवाद यात्रा निकालनी चाहिए। और कांग्रेस के नेता जैसा उन्होंने विधानसभा चुनाव में किया, अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ 2-2 कैंडिडेट खड़े कर दिए, 17 सीटें ऐसी इन्होंने खराब करी, वैसे ही कांग्रेस के नेता करे तो हो सकता है बीजेपी का फायदा हो जाए। इस बार इंडियन नेशनल लोकदल बहुत मजबूती के साथ। ओंकार जी, मेरा एक सवाल है इसमें, आप 8 अक्टूबर से लगातार ये कह रहे हैं कि आज जो हरियाणा में सरकार है बीजेपी की, उसके पीछे कांग्रेस बड़ी वजह है। अभी एक प्रभारी की सूची आई, वो दीपक बाबरिया जी ने होल्ड पे डाल दी। उसके बाद अभी जो सफाई आ रही थी उसमें उदय भान जी कह रहे थे अगर उन्हें डिस्कशन करना हो तो कर ले, मतलब ऐसा लग रहा है संवाद नहीं है आपस में, उनके शब्द हैं अगर उन्हें डिस्कशन करना हो तो कर ले। आपको लगता है कि निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस क्या उस तैयारी के साथ आगे जा रही है? वरुण जी, मेरा कहना नहीं है कि बीजेपी की सरकार के पीछे कांग्रेसियों का हाथ है। आज प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति कह रहा है 2024 में विधानसभा में जो 48 सीटें बीजेपी की आई हैं, ठीक है, जनमत का हम स्वागत करते हैं, जनमत की कदर करते हैं, लेकिन उसके पीछे आपको भी मालूम है कांग्रेस की फूट, कांग्रेसी नेताओं की बयानबाजी, कांग्रेस का संगठन ना होना और कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ कांग्रेस का कैंडिडेट होना, यह मुख्य कारण है। बीजेपी अगर 48 सीटें जीतकर ये सोच रही है कि हम अपने जोर से तीसरी बार आए हैं, तो ये गलतफहमी बीजेपी की भी है। ये कांग्रेस का जोर था जो बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो गया। जितने भी एग्जिट पोल थे सारे कांग्रेस के पक्ष में थे, हवा कांग्रेस के पक्ष में थी, सरकार बीजेपी की बन गई। ये कैसे हो गया? ये बीजेपी नेताओं को, मुख्यमंत्री महोदय को एक दौरा, धन्यवादी दौरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कर देना चाहिए।
दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कर देना चाहिए, उदयभान जी का कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं करेंगे स्थानीय निकाय में इनेलो भी बढ़िया परफॉर्म करेगी, कांग्रेस भी करेगी और दूसरे दल भी करेंगे। ठीक है, ठीक है। विजेंद्र नेहरा भाई, आप लोगों ने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया विधानसभा चुनाव में, इसलिए निकाय चुनाव में कंपटीशन कहां छोड़ रहे हैं आप? गलत तरीकों से चुनाव जीतते हैं आप, ये आरोप लगा रहे हैं दिनेश अग्रवाल। देखिए वरुण जी, बहुत गलत जगह पे वो अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। इनको कोर्ट में इस तरह की बातों को रखना चाहिए, चुनाव आयोग के सामने रखना चाहिए, और वो रख भी चुके हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और चुनाव आयोग ने इनकी सब दलीलों को रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया, और प्रमाण के साथ इनको इनके हर जो आरोप इन्होंने लगाए उसका जवाब चुनाव आयोग ने देने का काम किया। लेकिन ये हताश है, निराश है, परेशान है। आपकी डिबेट में आपसे ही ये बहस कर रहे हैं, आप कुछ सवाल कर रहे हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूज पार्टी है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और निचले स्तर तक के जो कांग्रेस के नेता हैं वो पूरी तरह से हताश है, निराश और परेशान है। जिस तरह से आज हम चुनाव की बात को लेकर के इस डिबेट में आए हैं, निकाय चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं वरुण जी, हम विकास के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव भी हमने विकास के मुद्दे पर लड़ा, और चाहे वो सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, हर विषय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। हमने गुड़गांव को, फरीदाबाद को, करनाल को और हरियाणा के हर जिले को हमने स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप करने का काम किया है। जिस तरह से फरीदाबाद को एफएमडीए, गुड़गांव को जीएमडीए, हमने अलग से डेवलपमेंट अथॉरिटी बना करके इन शहरों का तेजी से विकास करने का काम किया है। आज कांग्रेस पार्टी के पास में ना कोई मुद्दे हैं, ना कोई नीति है, ना कोई इनकी नीयत साफ है। आज भारतीय जनता पार्टी का इरादा बिल्कुल साफ है। अधिकतर महिलाओं को हमने इस चुनाव में मौका देना है। आज जो आरक्षण हुआ है उसमें भी आपने देखा होगा, समाज के हर वर्ग को साथ लेकर के हमें चलना है। अच्छे उम्मीदवार हमें मैदान में उतारने हैं। संगठन का विस्तार हम तेजी से कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जमीन के ऊपर काम करते हुए अच्छे लोगों को मौका देते हुए बड़े मार्जिन के साथ में, अब बहुत अधिक समय नहीं है वरुण जी, आप खुद देखेंगे कि जब चुनाव होगा तो एक बहुत बड़े अंतर के साथ में भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में सब जगह एक बम्पर जीत दर्ज करेगी, और बाकी पार्टियों का खाता भी नहीं खुलेगा। इतने अच्छे माध्यम से हम जीतेंगे और सबको साथ में लेके चलेंगे। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, संगठन हमारा मजबूत है, और हर दिशा में काम करते हुए, जहां कांग्रेस पार्टी के अंदर आप देखिए जिस तरह से फूट है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नेतृत्व के बेस पर और सामान्य कार्यकर्ताओं में एक एकजुटता है। हम मिलकर के चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे जिलों के अंदर कल से कार्यशालाएं शुरू हो रही हैं, उसके बाद में हमारे संगठनात्मक जो चुनाव उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और जो निकाय चुनाव शुरू होगा उससे पहले वरुण जी, भारतीय जनता पार्टी का पहले से हरियाणा प्रदेश के अंदर एक मजबूत संगठन है। लगभग 30 लाख हमारे जो सदस्य पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर थे, 40 लाख नए हमारे सदस्य बन चुके हैं। इसी कड़ी में आगे और पार्टी को कैसे मजबूत भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कल गुरुग्राम के अंदर हरियाणा प्रदेश की हमारी एक प्रदेश कार्यशाला हुई है। उस प्रदेश कार्यशाला के अंदर निकाय चुनाव में किस तरीके से रणनीति पार्टी की रहेगी, अभी से हमने वो तैयारियां पूरी तरह से तेज कर दी हैं। अभी तो कांग्रेस पार्टी के अंदर सूचियों पर रोक लगाने का क्रम चल रहा है, आपस में एक दूसरे की बात को काटने का बात चल रहा है। अभी तो चुनाव का तो इनके यहाँ कोई नाम निशान नहीं है। मुझे लगता है अभी तक तो ये भी तय नहीं कर पाए कि चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अगर लड़ने का तय किया है तो इनके प्रवक्ता बताएं कि सिंबल पर लड़ने का तय किया है। भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के जो चुनाव है वो सिंबल पर लड़ती है, और जिस तरह से पिछली बार का उदाहरण अगर आपको बताऊं, फरीदाबाद के अंदर 40 सीटों में से लगभग 35 सीटें ऐसी थी तो भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पर जीत के आई थी। यही स्थिति गुड़गांव की थी। आज मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जो अगले महीने चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मार्जिन के साथ उसमें जीतेगी। और आज जिस तरह से मेयर के जो चुनाव के अंदर पहली बार ये भारतीय जनता पार्टी ने जनता को मौका दिया है कि जनता सीधा अपना मेयर चुनेगी, और मेयर बिल्कुल साफ सभी का होगा। पहले आपने देखा किस तरह से पार्षदों के बीच में से क्या क्या वो घटनाक्रम सब कांग्रेस के समय में होता था, वो आपके हमारे सबके ध्यान में है। इसलिए पहली बार मेयर के सीधे चुनाव भारतीय जनता पार्टी करेगी, और चुनाव के अंदर जो शक्तियां हैं, चाहे वो मेयर की और चाहे वो नगर निगम के पार्षदों की, उन सब शक्तियों को बढ़ाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। चुनाव के खर्च को बढ़ाने का काम हमने किया है। बड़े अंतर के साथ में हम निकाय चुनाव जीतेंगे, और दावे से कह सकता हूँ जनता के आशीर्वाद के दम पे, अपने संगठन के दम पे और अपने नेतृत्व के दम पे। ठीक है, ठीक है। दिनेश अग्रवाल जी पूछ रहे हैं आपसे, सिंबल पर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे स्पष्ट नहीं है, क्योंकि आईएनएलडी पहली बता चुकी है, विजेंद्र नेहरा पहली बता रहे कि हम तो सिंबल पर लड़ेंगे। भाई वरुण भाई,
हम पहले से भी निगम का चुनाव सिंबल पर लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। निगम के अलावा बाकियों के बारे में डिस्कशन चल रहा है। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं, आप मुझे 10 बार टोके, 20 बार टोके, भारतीय जनता पार्टी जितने काम अपने गिनाती है, जितनी खामियां कांग्रेस में निकालती है, 3 बार लगातार प्रदेश में सरकार बनाई है, उसका दावा ठोकती है कि जनता के आशीर्वाद से, युवाओं का मिला, महिलाओं का मिला, बुजुर्गों का मिला, किसानों का मिला, व्यापारियों का मिला, सबका आशीर्वाद मिला, दोनों हाथों से मिला। इनकी सारी बातें ठीक मान लो आप। अगर ये सच्चे हैं, जनता की सेवा करी है, तो डर क्यों रहे हैं? करा दो ना इन चुनावों को बैलेट पेपर के ऊपर। क्या डर है सरकार को? ऐसे ही क्यों कराना है? अरे ये तो छोटे चुनाव हैं, इनको करा दो बैलेट से। दूध का दूध, पानी का पानी, पता लग जाएगा कि जनता कितनी खुश है। करनाल के अंदर टाइलीकरण हो रहा है इन्हीं की सरकार में। अभी साल भर नहीं हुआ टाइलों को लगे, उखाड़ के नहीं लगाई जा रही है। क्या कहकर कि ये ISI मार्क नहीं है। जब लगी थी, जब बिल पास किया था, तब नहीं देखा। इतना घमंड है, जनता तुम्हारे साथ है, तुम्हारा संगठन मजबूत है, सरकार मजबूत है, सब कुछ मजबूत है, और कहते हैं कि EVM में गड़बड़ नहीं है। जब EVM में गड़बड़ नहीं है तो तुम्हारी तरफ से ऐसा ही EVM और ऐसा ही बैलेट पेपर, तो करो ना। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी, एक सेकंड सुनिए, सवाल ऐड कर रहा हूं ना, प्लीज। मान लीजिए EVM मैं से कह रहा हूं, आप ये लोग कहते जीत हैं गए कि थे, कांग्रेस EVM का रोना रोती है, उसके मुंह पे ताला लगा दीजिए ना। किसके मुंह पे ताला लगा दीजिए? कांग्रेस के मुंह पे लगा। कांग्रेस के मुंह पे ताला लगाना होता तो यहाँ बैठा के सुनते नहीं है क्या कांग्रेस को? कैसी बात करते हैं आप? सबसे ज्यादा आप बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं बैलेट पेपर पे चुनाव कराइए ना, पता लग जाएगा कितनी सरकार है, और कांग्रेस के मुंह पे ताला लग जाएगा। सर वो कांग्रेस को EVM का पहले नाम अपने ले सहयोगियों के मुंह पे ताला लगाना होगा। मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब आप ये तय करे बैठे हैं कि आपने सरकार की भाषा बोलनी है। किसने सरकार की भाषा बोली है? अग्रवाल साहब ये अच्छा नहीं लगता है, बंद करिए एक बार, जरा सुनिए मेरी बात, रुक जाइए प्लीज। नहीं ये रोज रोज का नहीं चलेगा सर, ये रोज रोज का नहीं चलेगा। एक बार रुकिए, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए। आपके यहाँ पे एक सूची आती है, उसे बाबरिया जी होल्ड कर देते हैं, मीडिया जिम्मेदार है। आपके यहाँ पे चौधरी बीरेंद्र सिंह कहते हैं उदय भान को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए, उसके लिए मीडिया जिम्मेदार है। आपके यहाँ पे रामनिवास घोड़ेला कहते हैं जयप्रकाश ने मुझे चुनाव हरवा दिया, उसके लिए मीडिया जिम्मेदार है। आपके यहाँ शमशेर गोगी कहते हैं ये जो कमेटी बनाई गई है ये अपने लोगों को बचाने के लिए बनाई गई है, उसके लिए मीडिया जिम्मेदार है। आपके परमिंदर परी ये कहते हैं कि मैं हारा नहीं हूं, मुझे हरवाया गया है, उसके लिए मीडिया जिम्मेदार है। आपके नेता 10.5 साल से संगठन नहीं बना पाए, उसके लिए मीडिया जिम्मेदार है। बस करिए सर, बस करिए, अच्छा नहीं लगता है ये। आपसे कोई सवाल पूछ लो आपको बुरा लग जाता है। आपसे जब मैं पूछ रहा हूं कि आप उमर अब्दुल्ला को, आप अभिषेक बनर्जी को, आप सुप्रिया सुले को क्यों नहीं मना पा रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है बताइए? दिल्ली में आम आदमी पार्टी आपको अल्टीमेटम दे रही है, कमाल कर रहे हैं आप। मैंने एक बात कही, अगर आप ये कहते हैं कि मीडिया को गन फायर करना बंद कीजिए, कोई आपके मुंह पे ताला नहीं लगा रहा है, आपको पूरा बोलने का मौका दिया जा रहा है और आप बोल भी रहे हैं अपनी बात, ठीक है? तसल्ली से बोल रहे हैं, विस्तार से बोल रहे हैं, और सबसे ज्यादा आप बोल रहे हैं, ठीक है? आपको बीजेपी से जो सवाल करना है कीजिए, कांग्रेस से जो करना है कीजिए, लेकिन ये शूट द मैसेंजर बंद करिए सर, अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता। अपनी बात रखिए जो पॉइंट है। इनको लग रहा है, क्यों डर लग रहा है बैलेट पेपर से? हाँ तो ये उनसे पूछ लेते हैं ना। हाँ जी में। नेहरा साहब, आपको डर लगता है बैलेट पेपर से? देखिए वरुण जी मेरी आ रहा हूँ, एक मिनट जवाब ले लूं, बस आ रहा हूँ। नेहरा साहब बोलिए। ये बड़ी ही अनावश्यक एक विषय में इस चीज को हमेशा लेके आते हैं। कांग्रेस की कोई भी प्रवक्ता है वो हर चीज के लिए मीडिया को दोषी ठहराते हैं, ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। इनको जो भी विषय रखना है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखें, वो चुनाव आयोग के पास में रखें, क्योंकि देश के अंदर चुनाव कराने का जो जिम्मा है वो चुनाव आयोग का है, और जैसे भी चुनाव आयोग निर्णय लेता है उसी के अनुसार चुनाव होते हैं। ईवीएम की जहां तक शुरुआत इस देश में की वरुण जी, वो कांग्रेस पार्टी ने की। अगर ईवीएम इतनी गलत थी तो कांग्रेस पार्टी को शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी। दूसरा, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो इनके 33 एमएलए आए हैं, क्या उनसे इस्तीफा करा के ये उनको बैलेट पेपर से चुनाव लड़ा सकते हैं क्या?
अगर बैलेट पेपर से इतना प्यार है कांग्रेस पार्टी को, तो जहां जहां इनको जीत मिलती है वहां ईवीएम कैसे ठीक हो जाती है वरुण जी? हिमाचल के अंदर ईवीएम ठीक थी, कर्नाटक के अंदर ईवीएम ठीक थी, और देश के अंदर अगर इनकी सीटें 54 से बढ़ के 99 पहुंचती हैं तो वहां ईवीएम ठीक है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 37 सीटें इनकी आई है वरुण जी, आप मुझे बताइए क्या वहां ईवीएम ठीक थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां जीती है वहां ईवीएम खराब है? तो ये तो वरुण जी इनकी बेकार की बातें हैं। इन बातों का कोई जवाब भी मुझे लगता नहीं देना चाहिए, क्योंकि देश की सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग इनको जवाब दे चुका है। जी ओंकार जी, विषयांतर हो गया, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे जो कि मैं तो सवाल पूछ रहा था सिंबल पे, निकाय चुनाव पे। ओंकार जी बोलेंगे, बोलिए ओंकार जी। कि बैलेट से कराइए ना चुनाव। ओंकार जी, ओंकार जी नहीं बता भाई, ओंकार जी की बारी है, प्लीज ओंकार जी बोलिए। वरुण जी, मैं कांग्रेस के साथी की एक बात से तो जरूर सहमत हूँ, चुनाव बैलेट पे होने चाहिए, लेकिन कैसे होंगे? देश की सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है, क्या इनेलो के कहने से हो जाएंगे? मात्र 2 विधायक हमारे कहने से हो जाएंगे? नहीं होंगे। इसके लिए पहल तो कांग्रेस को करनी पड़ेगी। जब मेरी बात अब मेरी बात सरकार क्यों डर रही है सरकार? ओंकार जी की बारी है, बोलिए ओंकार जी। दिनेश जी, ओंकार जी की बारी है, बोलने दीजिए। मैं वरुण जी दिनेश जी की फेवर में बोल रहा हूँ कि चुनाव बैलेट पे हम भी चाहते हैं, लेकिन कैसे होंगे? क्या इनेलो के कहने से हो जाएंगे? आज अगर कांग्रेस कह दे कि कोई भी चुनाव मैं नहीं लड़ूंगी जब तक बैलेट पर नहीं होंगे, और कांग्रेस के सारे सहयोगी दल कह दें, तो 100% मैं कहता हूँ वो बहुत से छोटे छोटे दल इनके साथ लग जाएंगे और बैलेट पर चुनाव होगा, क्योंकि बीजेपी इसमें मनमानी नहीं कर पाएगी। लेकिन कांग्रेस को पहल तो करनी चाहिए। अब कांग्रेस पहल ना करे, इनेलो क्या करेगी? 2 सीट है। और वरुण जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप तो बड़े बड़े प्रवक्ताओं को पानी पिला देते हो, हमारे जैसे को पानी पीने भी नहीं देते। आज पानी आपको पीना पड़ गया। आप कम बोलिए, दिल्ली का मौसम थोड़ा तबीयत नासाज है, मैं चिल्लाने के बहुत अच्छे एंकर हैं आप। हाँ दिनेश जी, देखिए, इनको पर अगर डाउट करना है तो वो गलत बात है। एंकर के ऊपर डाउट करना अच्छा नहीं लगता। आज स्थानीय निकाय का मुद्दा है, हम थोड़ा सा भटक गए थे। मैं स्थानीय निकाय के ऊपर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बीजेपी दम भरती है काम करने का। ये बता तो दे कौन सा काम किया इन्होंने। जितना स्थानीय निकाय में इन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया, एक एक काम को 3-3 बार किया इन्होंने। मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अंबाला में भी टाइल वाली सड़क तोड़ के दोबारा टाइल लगाई जा रही है। मैंने जब मुद्दा उठाया तो मेरे को भी यही बोला गया कि पहले ISI मार्क की टाइल नहीं लगी, मेरी पेपर में भी आ रखी है सारी। और मैंने उनसे भी यही पूछा कि जब ये टाइल बनाई गई थी, जब ये सड़क बनाई थी, तो कोई ISI मार्क की नहीं थी। एक डिबेट ना निकाय चुनाव में कामकाज पे करेंगे। वरुण जी, बस 1-2 बात कहूंगा, प्लीज 1-2 बात कहूंगा, मेरे को टाइम नहीं मिला। आज मुद्दा जो स्थानीय निकाय का है ना, करप्शन का सबसे बड़ा। हर एक नगर निकाय विभाग में NDC के रेट फिक्स है, म्यूटेशन के रेट फिक्स है, और प्रॉपर्टी ID ठीक कराने के रेट फिक्स है। जितनी समस्याएं दी सारी बीजेपी ने दी, पिछले 10 साल में दी। प्रॉपर्टी ID, परिवार पहचान पत्र, म्यूटेशन, आयुष्मान कार्ड, पोर्टल, जितनी समस्याएं, और सारी समस्याओं में आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बीजेपी किस बेस पर कह रही है कि मैं स्थानीय निकाय के चुनाव जीतूंगी? कांग्रेस अगर एकजुट रहे, अभी भी टाइम है, एकजुट रहे और विपक्षियों को भी साथ में ले, तो बीजेपी स्थानीय निकाय की एक भी सीट नहीं जीत सकती। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। एक डिबेट करेंगे पक्का, मैं भरोसा दिलाता हूँ निकाय चुनाव में कामकाज को लेकर। की सारी बातें मानता हूँ, लेकिन एक बात इनको कहूंगा कि अगर आप वास्तव में बैलेट पर चुनाव कराने के पक्ष में हो, आप पहल कीजिए। बहुत बड़ी पार्टी आपकी, पहल कीजिए, हम जैसे आपके साथ लगने को तैयार हो। अरे उन्हीं के सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने बोल दिया भाई, मैं उसी ईवीएम से जीत के आया हूँ। चलिए छोड़ दीजिए, उस पे विषय पे नहीं जाते हैं, इधर उधर हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ पहल तो कांग्रेस ही करेगी, समय ज्यादा हो गया है। पहल इनेलो से क्या, हमारी 2 सीट है, हमारी कहां सुनेगी बीजेपी? अगर पहल कांग्रेस करेगी तो इनेलो जैसी बहुत सी छोटी पार्टियां सोचेंगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति कहता है, आज हर एक व्यक्ति को शंका है, संदेह है ईवीएम पे। हमें भी है शंका और संदेह, हमारा भी है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, लेकिन कौन ठीक करेगा? क्या हम ऐसे पिटते रहेंगे? क्या कांग्रेस ऐसी चिल्लाती रहेगी? ये भी गलत है। कांग्रेस को ठोस कदम उठाने चाहिए इसके लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।